हेलो बच्चों, मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन और आप सभी के बीच लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर की क्लास। जितने भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाला है। तो इससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि देखिए क्लासेस काफ़ी गैप हो चुका है, जिसमें जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को हमने 4-5 टॉपिक पढ़ा दिया है, जिसमें पहला आपका राइस है, उसके बाद व्हीट है, उसके बाद मेज हमने पढ़ा रखा है, और फिर से आपका पिजन पी जिसको अरहर बोलते हैं, पिजन पी, और फिर से हमने चिकपी पढ़ा दिया है, चिकपी। अभी ऑफलाइन में जो आपका पल्स क्रॉप चल रहा है उसका नाम है लेंटिल। ये आपका है सीरियल क्रॉप, ये आपका सीरियल क्रॉप, ये आपका पल्स क्रॉप, दाल वाली फसलें। तो सीरियल क्रॉप वाला पोर्शन खत्म हो चुका है और अब आपका जो पोर्शन है वो है आपका पल्स क्रॉप। और पल्स क्रॉप में हमने लेंटिल पढ़ा रहा है अभी, ठीक है ना। इससे पहले आपको हम बता दें कि ये जो तीनों क्लास है उसके लिए, इन दोनों क्लास के लिए टोटल 6 लेक्चर हैं और इसके लिए आपके 2 लेक्चर हैं, और इसके लिए भी 2 लेक्चर हैं और इसके लिए भी 2। टोटल आपके 6 और 6 12 लेक्चर हो रहे हैं। इस 12 लेक्चर को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन आज से जो आप लोगों का क्लासेस चलेगा वो क्लास चलेगा लेंटिल का। किसका चलेगा? लेंटिल का। और इस लेंटिल के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्योंकि यही आप लोगों का ऑफलाइन में भी चल रहा है, तो यहीं से हम सोच रहे हैं शुरू करने के लिए। बाकी इन सभी का हम आपके प्लेलिस्ट में, जो आप मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसी में प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अभी नहीं, उसको एक एक करके हम बारी बारी से डाल देंगे। अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं जो आपके ऑफलाइन क्लास में चल रहा है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे लेंटिल के बारे में। किसके बारे में? लेंटिल के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालिए लेंटिल, जिसको हम लोग कहते हैं मसूर। क्या कहते हैं? मसूर। अगर हम मसूर की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं वानस्पतिक नाम। क्या बोलते हैं? वानस्पतिक नाम। यह है आपका लेंस कुलिनारिस, या एक और नाम है आपके मसूर का लेंस एस्कुलेंटा। क्या नाम है? लेंस एस्कुलेंटा, एस्कुलेंटा। तो ये दोनों नाम याद रखना है आपको। एक है आपका लेंस कुलिनारिस और दूसरा क्या है आपका? लेंस एस्कुलेंटा, लेंस एस्कुलेंटा। ये आपका हो गया बोटेनिकल नेम। अब देखिए अगर हम मसूर के फैमिली की बात करें तो जितने भी पल्स क्रॉप हैं वो सभी के सभी आपके कौन से फैमिली में आते हैं? लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। मतलब पल्स क्रॉप वाले जितने भी हैं इसी फैमिली में आते हैं। तो अगर हम बात करें फैमिली की, जिसको हम लोग कुल बोलते हैं, ठीक है ना, ये कौन सी फैमिली में आता है? आपका लेग्यूमिनेसी में। तो आप जितने भी पल्स क्रॉप देख रहे हैं, ग्राम हो गया, चिकपी हो गया, ठीक है ना, ग्राम और चिकपी दोनों एक ही है, पिजन भी हो गया, मटर हो गया, खेसारी हो गया, राजमा, ये सभी आपके लेग्यूमिनेसी में ही आते हैं। उसके बाद है फेबेसी, मूंग, उड़द, ये सब किस में आएंगे? आपके लेग्यूमिनेसी में। तो यहाँ लिख लीजिए लेग्यूमिनेसी, या इसी का पुराना नाम है, ओल्ड नेम है ये फेबेसी। कौन सा नाम है? ओल्ड नेम है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेबेसी। उसके बाद अगर हम बात करें ओरिजिन प्लेस का, जहां पहली बार इसकी बुआई होती है या जहां पहली बार इसको खोजा गया होता है उसी को हम बोलते हैं ओरिजिन प्लेस। जैसे आपका बर्थ प्लेस होता है ना, जहां पहली बार मतलब जन्म लिए रहते हैं, तो उसको हम लोग बर्थ प्लेस बोलते हैं। भले उसके बाद आप कहीं भी रहिए, लेकिन बर्थ प्लेस आपका क्या होता है? वही होता है जहां पे आप जन्म लिए होते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका ओरिजिन प्लेस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उत्पत्ति स्थान। क्या बोलते हैं? उत्पत्ति स्थान। ये है आपका तुर्की। कहाँ पे है बाबू? तुर्की में है। इसको हम लोग टर्की भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? टर्की या तुर्की कह सकते हैं,
ठीक है ना। या साउथ ईरान कर लीजिए, साउथ ईरान, मतलब ज्यादातर आपके पूछे जाएंगे कौन से कि मसूर के आपके ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो कहाँ है, तुर्की में है, और नहीं तो आपके ऑप्शन में क्या रहेगा, साउथ ईरान रहेगा। चलिए अब आइए, अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की, किसकी, क्रोमोसोम नंबर की। एक एक करके हम लोग एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे चीजों को, क्योंकि इससे पहले आप लोगों का हमने 5 लेक्चर डाला हुआ है और ये 12 लेक्चर आपके अभी नहीं डाले पाए हैं, तो इस 12 और 5 टोटल आपके 17 हुए, और ये जो आपका लेक्चर नंबर है ये 18 नंबर लेक्चर है। तो ये जब हम पब्लिश करेंगे तो ये आपके लेक्चर नंबर 18 होंगे, और बाकी के ये जो 12 लेक्चर हैं उसमें हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर की, किसकी, क्रोमोसोम नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र संख्या। ये गुणसूत्र संख्या अलग अलग पौधों में और अलग अलग पशुओं में अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या है कुछ कुछ में सेम सेम होता है, ठीक है। जैसे जितने पल्स क्रॉप हैं, जितने भी आपके पल्स क्रॉप हैं उन सभी में या तो 22 होगा और नहीं तो आपके 14 होंगे। तो किस में 22 होंगे और किस में 14 होंगे। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें, तो एक रबी पल्स क्रॉप है, कौन सा, रबी पल्स क्रॉप। अगर हम रबी पल्स क्रॉप की बात करें तो रबी पल्स क्रॉप में जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, जैसे मान लेते हैं मटर हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, इसके बाद से आपके खेसारी हो गया, इसमें आपके 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बाबू, 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जितने भी ठंडी वाले पल्स क्रॉप हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर 14, और जितने भी खरीफ हैं, कौन से हैं, खरीफ हैं, खरीफ पल्स, उन सभी में आपके 22 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 22। जैसे आपके अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, इन सभी में कितना पाया जाता है, 22 पाया जाता है। लेकिन दोनों में एक एक एक्सेप्शन है, दोनों में क्या है, एक एक एक्सेप्शन। जैसे आप काबुली चना जो है, कौन सा, काबुली चना, तो काबुली चना में 16 क्रोमोसोम होता है, लेकिन एक्चुअल में उसको हम लोग कब उगाते हैं, रबी में ही, तो होना तो चाहिए 14, लेकिन एक्सेप्शन में है तो कितना होता है, तो इसका एक्सेप्शन लिख लीजिए। इसमें आपका है काबुली चना, कौन सा है, काबुली, इसमें 16 होता है। और इसका एक्सेप्शन है आपका, एक नाम सुनते होंगे आप लोग, कुल्थी का दाल। किसका, कुल्थी का दाल। तो जो कुल्थी है इसमें होता है आपका 24, और कुल्थी को हम लोग हॉर्स ग्राम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हॉर्स ग्राम। तो ये आपका लेंटिल जो है बाबू, ये कौन सा क्रॉप है, इसको हम लोग ठंडी में बोते हैं, मतलब रबी में बोते हैं, तो इसमें क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो लिख लीजिए 2n बराबर 14, 2n बराबर 14। तो ये हो गए आपके क्लासिफिकेशन वाले पार्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे कि मसूर के क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आइए, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस का। किसका, इंपॉर्टेंस का। इसको हम लोग बोलते हैं महत्व। भाई क्या क्या महत्व है, तो सबसे पहले जितने भी आपके पल्स क्रॉप हैं वो सभी आपके किसके सोर्स हैं, मेन सोर्स प्रोटीन के सोर्स हैं। और प्रोटीन हमारे बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करता है। अगर प्रोटीन सही समय पे बच्चों को नहीं मिलता है तो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। आप देखते होंगे जब गरीब बस्तियों में जाते होंगे तो वहाँ पे कई सारे बच्चे होंगे जिनके पेट तो काफ़ी निकले होते हैं, लेकिन हाथ और पैर काफ़ी पतले पतले होते हैं, क्योंकि उनको समय समय पे प्रोटीन अच्छे टाइम पे नहीं मिल पाया है और उनके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, इसीलिए उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया है, वो कुपोषण के शिकार हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये आप देखते होंगे, और जिनको प्रोटीन अच्छे से मिलता है उनका बॉडी काफ़ी हेल्दी रहता है और काफ़ी अच्छा रहता है। तो प्रोटीन के 2 सोर्स हैं आपके, एक तो हम लोग एनिमल से लेते हैं प्रोटीन, और दूसरा हम लोग लेते हैं प्लांट से। किससे, प्लांट से। तो बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी वाले लोग जितने भी हैं वो किससे लेते हैं, आपके वनस्पति प्रोटीन लेते हैं, जिसको हम लोग प्लांट वाला कहते हैं। तो उन लोग दाल ज़्यादा यूज करते हैं, और जितने
जैसे मांसाहारी शाकाहारी मतलब सर्वाहारी होते हैं वो सभी दोनों से लेते हैं आराम से। तो जो मांसाहारी होते हैं वो दाल थोड़ा कम भी खाएंगे तो क्या होगा, चल जाएगा काम। तो चलिए हम लोग इसके महत्व को देखते हैं। लिखिए, लेंटिल इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है एंड विटामिन बी2 भी पाया जाता है, एंड विटामिन बी2 भी पाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। आप लोग बेल का नाम सुने होंगे, जिसका ऊपर वाला कवर काफी हार्ड होता है और उसके अंदर रेसे की तरह निकलता है, उसको हम लोग खाते हैं या उसका जूस बना के भी पिया जाता है। तो वो आपका जो फ्रूट है बेल, उसमें विटामिन बी2 काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 के नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है आपका कैरोटीन। कैरोटीन कह सकते हैं या रेटिनॉल कहिए, रेटिनॉल, ठीक है ना, रेटिनॉल। तो ये हो गया आपके। तो इन दोनों के सबसे अच्छा सोर्स जो है आपके लेंटिल है। कौन सा है, लेंटिल। अब प्रोटीन तो ऑलरेडी पाया ही जाता है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, मसूर प्रोटीन, मसूर प्रोटीन विटामिन ए और विटामिन बी2, विटामिन बी2 का अच्छा सोर्स है, अच्छा स्रोत है। उसके बाद हम लोग इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करेंगे कि कौन कौन से पोषण तत्व या कौन कौन से पोषक तत्व, ठीक है ना। न्यूट्रिटिव वैल्यू का मतलब होता है पोषण मान। तो इसमें कौन कौन से आपके पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन सभी चीजों को देखेंगे। चलिए लिखिए हेडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू। अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें, इसको हम बोलते हैं पोषण मान। क्या बोलते हैं, पोषण मान बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन पोषक तत्व, इन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसमें आपके 57 से 60% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। उसके बाद आपके प्रोटीन है, फिर से आपके फैट हैं और फिर आपके फाइबर हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग रेशा बोलते हैं, फाइबर को इसको हम लोग वसा बोलते हैं, और ये आपके प्रोटीन है और ये तो आपके कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं कितना कितना इसका मात्रा पाया जाता है। चलिए, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप लोग देखते होंगे जब फुटबॉल का कोई प्लेयर होता है तो जब लंच होता है, खेलता है, तो वो तुरंत क्या लेता है, ग्लूकोन डी लेता है, ताकि उसको इंस्टेंट क्या मिले, एनर्जी मिले, ताकि वो दोबारा खेलने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए और दोबारा खेलने के लिए उसके अंदर क्या आ जाए, एनर्जी आ जाए। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जो आपके प्रोटीन है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, ठीक है ना। और जो ये आपके विटामिन दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको रोगों से बचाता है, ठीक है ना। तो इसको लिखिए प्रोटेक्ट टू डिजीज, प्रोटेक्ट टू डिजीज, डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करता है। और ये हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैट क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है, एनर्जी स्टोरेज करता है, ठीक है। तो ये हम लोग इसका मात्रा देखते हैं, इसमें पाया जाता है 57 से 60%। कितना, 57 से 60%। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 24 से 26%। जितने भी पल्स क्रॉप हैं उन सभी पल्स क्रॉपों में सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन की बात किया जाए तो आपके मसूर के पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। बाकी में 22
24 इतना परसेंट पाया जाता है, लेकिन जो 25 से ज्यादा आपके प्रोटीन किस में पाए जाते हैं, लेंटिल में पाए जाते हैं। किसमें? लेंटिल में पाए जाते हैं। तो लिख लीजिए 24 से 26 1.3% फैट पाया जाता है, और फाइबर की हम बात करें तो 3.2% क्या पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा पल्स क्रॉप में और भी एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसका नाम है आपके कैल्शियम पाए जाते हैं, फास्फोरस पाए जाते हैं और आयरन पाया जाता है। ठीक है ना। जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है वो क्या करता है कि जो आपके बोन है उसको क्या करता है कि मजबूती प्रदान करता है। ठीक है ना। तो यहां पे लिख लीजिए एंड अदर एलिमेंट, एंड अदर एलिमेंट। तो कौन कौन से हैं? तो कैल्शियम है, फास्फोरस है और आपके आयरन है। कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन है, ये आपके सभी अदर एलिमेंट है। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंस के बारे में। अब हम लोग एरिया और प्रोडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एरिया और प्रोडक्शन की। तो आइए एरिया और प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया एंड प्रोडक्शन। अगर हम एरिया और प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इन वर्ल्ड देखेंगे, सबसे पहले हम लोग विश्व के बारे में देखेंगे, फिर भारत के बारे में देखेंगे और फिर हम लोग बिहार के बारे में भी देखेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम इन वर्ल्ड की बात करें तो क्या क्या है, चलिए सबसे पहले हम लोग एरिया लिखते हैं और उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन लिखते हैं। एरिया और फिर प्रोडक्शन लिखते हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया सबसे ज्यादा अपने इंडिया में है। प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा पहले इंडिया में होता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में कनाडा नंबर 1 पे आ गया है। वर्तमान समय में कौन आ गया है? कनाडा नंबर 1 पे आ गया है। तो यहाँ लिख लीजिए कनाडा। कनाडा जो कंट्री है ये आपके अमेरिका के पास है। ठीक है ना। और ये जो कनाडा है ये काफी शांत कंट्री है, और वहां पे अपने यहाँ के जो सिख है लोग, मतलब जो पंजाबी हैं, काफी ज्यादा संख्या में वहां पे हैं। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ हो गया इंडिया। तो प्रोडक्शन में इंडिया कितने नंबर पे है? सेकंड नंबर पे है। ठीक है ना। प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान कौन सा है? सेकंड नंबर है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन, तो ये हो गया विश्व में। अब हम लोग इन इंडिया की बात करेंगे। इन इंडिया, अगर हम इन इंडिया में देखें भारत में, तो भारत में कौन कौन सा स्टेट है नंबर 1 पे, इसको हम लोग देखते हैं। तो जो एरिया में है वही प्रोडक्शन में है, जो एरिया में है वही क्या है? प्रोडक्शन में है। तो अगर हम एरिया की, इसको हम लोग उत्पादन बोलते हैं। ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र। सबसे ज्यादा किस राज्य में, मतलब क्षेत्रफल पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें नंबर 1 है यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश, इसको हम लोग एमपी कहते हैं। और फिर से आपका वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। और फिर अपना बिहार है। कौन है बाबू? बिहार है। तो ये चौथे नंबर पे कौन है आपका? अपना बिहार है। ठीक है ना। ऐसे बना लीजिए, मतलब ये बढ़ते, इधर से देखेंगे तो बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, मतलब, और इधर से देखें तो घटते क्रम में है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे भी प्रोडक्शन में भी सेम है। इसको हम लोग मध्य प्रदेश को एमपी कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल को डब्ल्यू भी कहते हैं, और बिहार को क्या? बीआर लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके शॉर्ट नेम हो गए। तो ये हो गया प्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि बिहार में कौन सा जिला सबसे ज्यादा लेंटिल का प्रोडक्शन करता है। चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं लेंट बिहार में। तो नोट करके लिख लीजिए, लिखिए इन बिहार, इन बिहार पटना हैज फर्स्ट रैंक इन एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया एंड प्रोडक्शन। फ्लो बाई
अब पटना के बाद कौन कौन से जिला आते हैं, तो इसमें आपका ईस्ट चंपारण जिसको हम लोग मोतिहारी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मोतिहारी बोलते हैं। फिर से उसके बाद आपका वेस्ट चंपारण इसको हम लोग बेतिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेतिया बोलते हैं। और उसके बाद आपका है कैमूर, कौन सा है, कैमूर। और फिर आपका औरंगाबाद है। ये सभी आपके जो मसूर उत्पादन के सबसे मुख्य जो जिले हैं, ये आपके यहाँ पे हमने लिख दिया है। नंबर 1 पे पटना है, 2 नंबर पे आपके ईस्ट चंपारण है, फिर से आपके वेस्ट चंपारण है, और फिर कैमूर, और फिर कौन है आपके औरंगाबाद। ठीक है ना। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। सबसे ज्यादा ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि दाल में नंबर 1 पे, ठीक है ना, तो दाल में नंबर 1 पे कौन सा जिला है, तो पटना है। दाल के प्रोडक्शन में और आपके आलू के प्रोडक्शन में, ये दोनों जिले, दोनों में आपके कौन से जिले इंपॉर्टेंट है, तो आपके पटना नंबर 1 पे है। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बॉटनी के बारे में। किसके बारे में, बॉटनी के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति। क्या बोलते हैं, वनस्पति बोलते हैं। अगर हम बात करें वनस्पति की, तो क्या क्या इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये C3 प्लांट है। क्या है, C3। एक होता है C4 प्लांट, और एक होता है C3, और एक होता है कैम प्लांट, जिसमें कार्बन के 3 चक्र पाए जाते हैं, उसको हम लोग C3 प्लांट कहते हैं। इसको हम लोग एग्रीकल्चर बॉटनी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपके प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट है। ठीक है ना। उसके बाद ये आपके रबी में उगाए जाते हैं, तो ये लॉन्ग डे प्लांट होगा, लॉन्ग डे। एंड अगर हम बात करें तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो लिखिए सेल्फ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो इतना याद रखना, ये आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, ये सभी आपके एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम फ्रूट टाइप की बात करें, तो जितने भी पल्स क्रॉप हैं, ये फल का प्रकार है। क्या है, फल का प्रकार। अगर हम फल के प्रकार की बात करें, तो जितने भी आपके दलहनी पौधे हैं, उसके फल को हम लोग पॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉड बोलते हैं। ठीक है ना, पॉड। तो ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगर हम बात करें इनफ्लोरोसेंस की, इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पक्रम। क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम हम किसको बोलते हैं, तो जो पौधों में पुष्प एक क्रम में लगे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पुष्पक्रम। आप लोग देखते होंगे कि जो ये प्लांट है, तो पल्स क्रॉप में यहाँ पे फ्लावर लगा होता है, पल्स क्रॉप में, और यही एक जो है, ये क्रम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिमोस क्रम। कौन सा क्रम, रेसिमोस। तो जितने भी पल्स क्रॉप हैं, अभी तक हम लोगों ने ग्राम पढ़ा है, अरहर पढ़ा है, तो उसमें अगर इनफ्लोरोसेंस की बात करेगा तो कैसा होगा, रेसिमोस होगा। कैसा होगा, रेसिमोस होगा। अब इसके आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं जलवायु। अगर हम क्लाइमेट की बात करें, तो किस क्लाइमेट में हम लोग मसूर की खेती आसानी से कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक चीज आप लोगों को समझना है, जो ये आपका अर्थ है, इस अर्थ के एक बीचों बीच लाइन होता है, उसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोला जाता है। ठीक है ना। इस इक्वेटर लाइन के एक आपके दक्षिणी दिशा में, इसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, मतलब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो इधर जो आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और इसके एक उत्तर में है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। और यही कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, जो 8 राज्यों से। ठीक है ना। तो ये आपके मतलब इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और ये 23.5 डिग्री कहाँ है,
साउथ में है। इसके बीच के जो प्लेस हैं उसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है ना, मतलब ट्रॉपिकल क्षेत्र। ठीक, उसके बाद एक आपके साउथ में 66.5 डिग्री और एक इधर नॉर्थ में भी 66.5 डिग्री पे, इसके बीच में जो पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। और ये भी है आपके, सॉरी यहां पे होगा, ये हो गया आपका सब ट्रॉपिकल। इसको हम लोग बोलते हैं उपोष्ण और इसको बोलते हैं उष्ण। इसको ये हो गया उष्ण और ये हो गया क्या आपका उपोष्ण। तो ये हमने बता दिया। उसके बाद ये है टेम्परेट, जहां पे सबसे ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है ना, टेम्परेट। इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण बोलते हैं। ये 66.5 डिग्री के ऊपर होता है और इसको हम लोग उपोष्ण बोलते हैं। तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट वाले रीजन में क्या होता है कि दोनों में हम लेंटिल के क्रॉप को काफी आसानी से उगा सकते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन भी काफी अच्छा होता है। तो लिखिए लेंटिल इज कल्टिवेटेड lentil is cultivated subtropical to temperate climate। इसको हम लोग उपोष्ण में और शीतोष्ण दोनों जलवायु में आसानी से उगा सकते हैं। तो लिखिए मसूर की खेती उपोष्ण जलवायु से लेकर शीतोष्ण जलवायु तक कर सकते हैं या करते हैं और इसमें काफी अच्छे से इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये आपके हो गए मसूर के, हम लोग पढ़ लिए क्लाइमेट तक। इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे इसके सॉइल के बारे में, फिर से उसके लैंड प्रिपरेशन के बारे में और साथ में उसके वैरायटी, कितना मैन्योर और फर्टिलाइजर डालना है। तो इसी को एक एक करके हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।